हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो अपना बड़ा सिलेबस है, जो अपना लेंदी सिलेबस होता है, लेंदी आपकी बुक लिस्ट होती है, बहुत सारा कंटेंट आपके पास होता है, तो उसको समराइज करके एक शॉर्ट नोट्स जो है वो अपन कैसे बनाए। बहुत सारे लोगों का ये डाउट आता है कि सर हमारे पास इतना सारा कंटेंट है, वो सब रिवाइज करना है, हमें इतनी सारी चीज़ें करनी है, तो एंड में जाके वो सारा जो है इतना हौच पौच हो जाता है दिमाग के अंदर कि उसे हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं ना। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप लोगों ने ढंग से ये जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं वो आपने ढंग से नहीं बनाए होते हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि जो लैक ऑफ रिविजन है, जो क्वालिटी ऑफ रिविजन है, वो आपका बहुत खराब हो जाता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अपने बड़े मटेरियल को कंसोलिडेट करें, और कंसोलिडेट करने के लिए योर नोट्स हैज़ टू बी ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी। तो वो नोट्स कैसे बनाते हैं? हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर कंसोलिडेटिंग ह्यूज सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट। कि बड़ा सिलेबस है आपका, सब कुछ है, तो उसको कंसोलिडेट कैसे किया जाए ना। तो ये जो है आज की सेशन का अपना टॉपिक रहने वाला है। तो आज का सेशन अपन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। तो मेरा नाम अमन अग्रवाल है और मैं आप सभी लोगों का जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्योग्राफी एजुकेटर हूं। मैंने यूजीसी नेट जो है 2 बार क्लियर किया हुआ है। यूजीसी नेट जेआरएफ मेरा क्लियर है एक बार, और उसके साथ में मैंने अभी पीएचडी मेरी चल रही है, एंड साथ में जो जीआईएस सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। साथ ही हाल ही में हुआ आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसको भी मैंने रिटर्न क्लियर करके इंटरव्यू जो है उसका फेस किया हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। यदि आप मेरे से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि अभी टाइम बहुत कम बचा है, मुझे बहुत सिस्टमेटिक वे में कंसोलिडेटेड कंटेंट मिल जाए, जितना टारगेटेड कंटेंट मैं पढूं और वो एग्जाम के लिए उतना बेनिफिशियल हो, तो आप डेफिनेटली जो है जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड, ये 2 तरह के जो हैं वो बैचेस चल रहे हैं। आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको जो ओरिएंटेशन क्लास है वो फ्री मिल जाएगी। उसके अलावा एक डेमो क्लास जो है वो यूट्यूब पे भी डाली जा चुकी है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है, किस हिसाब से अपन सिलेबस कवर कर रहे हैं, क्या विजुअलाइजेशन के मेरे एफर्ट्स रहते हैं, किस तरह की मैं पीपीटीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वो चीज़ जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। गोल्ड बैचेस जो होते हैं उसके अंदर आपको 1-on-1 काउंसलिंग का जो है वो सपोर्ट मिलता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप कहीं पे अगर स्टक फील करते हो, कभी आपको ये फील होता है कि यार यहाँ से मेरे को अब आगे कैसे निकलना है, मैं एक लूप में फंस गया हूँ, या मैं मेहनत कर रहा हूँ बट रिजल्ट्स नहीं आ रहा, तो कुछ भी आपको अगर 1-on-1 काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो सपोर्ट भी जो है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा टिल योर सिलेक्शन। एंड बाकी आप टीम से कॉन्टैक्ट, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नंबर दिए जाएंगे, वहाँ से आप कॉल करके टीम से बाकी डिटेल्स जो हैं ऑफ वगैरह के बारे में आप सारी चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं। तो आज का सेशन जो है वो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना जो आता है वो आता है डी कंस्ट्रक्ट एंड टारगेट द 10 यूनिट्स। सिंपल सिंपल ये होता है कि क्या करते हैं बच्चे की एक किताब उठाई, नोटबुक उठाई और उसके अंदर अंडरलाइन करना शुरू कर दिया। अब अंडरलाइन करते करते या फिर उसको लिखना शुरू करेंगे तो वो पूरी की पूरी नोटबुक ही दोबारा छाप देंगे, है ना। वो सोचते हैं कि यार 200 किताब की तो मेरी एनसीईआरटी थी, या जो भी आप किताब पढ़ रहे हो 200 किताब की थी, 400 पेज के नोट्स कैसे बन गए मेरे। वो चीज नहीं करनी है ना। तो रादर देन टेकिंग क्रोनोलॉजिकल नोट्स फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक, ऑर्गेनाइज योर नोट्स स्ट्रिक्टली बाय द 10 यूनिट्स ऑफ यूजीसी नेट। मतलब एक होता है कि आप नोट मेकिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स बना रहे हो, तो आपने कोई भी बुक उठाई, उसमें से सबसे पहले आपको ये फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि यार ये मुझे पढ़ना है और क्या मुझे नहीं पढ़ना है। तो नहीं जो पढ़ना है ना उसको आप बिल्कुल हटाओ, उसको नोट्स में भी देखने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचते हो कि यार थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ जाएंगे, भाई पहले जो पढ़ना है उसको पहले बहुत अच्छे से करो, उसके बाद की बातें हैं। फर्स्ट क्लियर द जेआरएफ एंड देन यू कैन गो ऑन टू अदर मेनी टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स, आपको जो चुल है वो सारी चीजें आप पूरी कर सकते हो, है ना। तो 10 यूनिट के हिसाब से पहले सेग्रीगेट करना है, डूज एंड डोंट्स में डिवाइड करना है, डेडिकेटेड स्पेसिफिक नोटबुक, एक अलग से नोटबुक बनाए आप, और या फिर डिजिटल फोल्डर, यदि आप डिजिटल नोट्स लेना प्रेफर करते हैं पेन टैब से या फिर टैबलेट से आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, तो एक डिजिटल फोल्डर बनाए, उसमें स्कैन करके रखें, हैंडमेड नोट्स बनाए, जैसे आपकी इच्छा हो वो करें। और फोकस ऑन एक्सट्रैक्टिंग द हाई यील्ड इंफॉर्मेशन। ये हाई यील्ड इंफॉर्मेशन कैसे निकालता है ये मैं आपको पिछले सेशंस में बता चुका हूँ कि आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है वो आपको कैलकुलेट करना होता है, जिसमें कॉस्ट बेनिफिट सबसे ज़्यादा रेशियो हाई होता है। दैट आर योर हाई यील्डिंग टॉपिक्स, ही मतलब जहाँ पे थोड़े से एफर्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो उन इन्फॉर्मेशन को निकालना है, डेफिनेशन उनकी, कोर कॉन्सेप्ट जो होता है, फॉर्मूला अगर कोई है दिया हुआ, और स्पेसिफिक एग्जाम्पल, हर थ्योरी का, हर किसी टॉपिक का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
डेफिनेशन, कोर कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज एंड स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ये आपको हर टॉपिक के लिए कवर करनी है जो भी आप अपना स्पेसिफिक बुक बना रहे हो उसके अंदर, है ना। लीव आउट द लेंथी एक्सप्लेनेशन यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, जो चीज समझ में आ चुकी है आपको वो नहीं नोट डाउन करना है आपको। जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड फैक्ट अगर कोई चीज है, कीवर्ड अगर कोई चीज है, तो वो कीवर्ड्स आपको नोट डाउन करना है ना, पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है उसके अंदर। 10 यूनिट के हिसाब से पहले सेग्रेगेट करेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वो चीज लिखनी है आपको। देन आपका आता है अडॉप्ट द टेबुलर मेथड फॉर फैक्ट्स। कहीं पे इस तरह की चीजें हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा दिया हुआ है आपको, फैक्ट है वो आपको याद करना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए आप क्या फॉर्म यूज कर सकते हो कि टेबल आप बना के, टेबुलर मेथड जो है आपका सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ऐसी कंडीशन में रहता है जिसमें आप बहुत इजीली जो है वो मेमोराइज कर सकते हो टेबल बना के। तो यूजीसी नेट ज्योग्राफी इज अ हाईली फैक्चुअल एंड फ्रीक्वेंटली टेस्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, ऑथर्स एंड थ्योरीज। मतलब आपसे मैच द फॉलोइंग के कॉलम्स आते हैं, बुक्स के बारे में आते हैं, ऑथर्स के बारे में आते हैं, थ्योरी कौन सी थ्योरी किसने दी, कैसे दी, कब दी, इस सब के बारे में आपका आता है ना। टेबल्स आर द मोस्ट एफिशिएंट वे टू कंसोलिडेट दिस डेटा। क्रिएट मास्टर टेबल्स फॉर जोग्राफिकल थॉट, मतलब जिसमें आपका कौन कौन से स्कूल्स है, कौन कौन से एरा है, जैसे ना स्कूल ऑफ फ्रेंच स्कूल था, जर्मन स्कूल था, इंग्लिश स्कूल था, अमेरिकन स्कूल था, देन आपके मॉडर्न कौन से हैं, देन आपके ग्रीक कौन से हैं, रोमन्स कौन से हैं, चाइनीज कौन से हैं, अरब्स कौन से हैं, है ना। इस तरह से आप अलग अलग टेबल बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे और राइट हैंड साइड पे आप उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, क्या जोग्राफर था, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, कौन सी उसकी बुक्स थी, है ना, की एरा, और वो कौन से स्कूल के अंदर आता है, फिर उसके की कॉन्सेप्ट्स क्या दिए थे। वो देने के बाद फिर जैसे आपके बहुत सारे इजम्स आते हैं, ह्यूमनिज्म, प्रोबेबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, डिटर्मिनिज्म, है ना। बहुत सारे जो अपन बिहेवियरलिज्म, पॉजिटिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इस तरह के जितने भी आपके इजम्स आते हैं, फेमिनिज्म्स वगैरह, वो की कॉन्सेप्ट है, उसका एक एक कीवर्ड, कौन सा ऑथर उससे लिंक था, कीवर्ड, वो भी आप टेबुलर फॉर्म में जो है लिख सकते हो। और उसके अलावा मेजर बुक्स तो मैंने आपको बता ही दिया, जब आप जोग्राफर को कवर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बुक्स तो वहीं पे आप लिखोगे ही लिखोगे। फिर आप आ जाते हो मॉडल्स एंड थ्योरीज के ऊपर। थ्योरीज एंड मॉडल्स में क्या, नेम ऑफ थ्योरी, प्रोपाउंडर, ईयर, कोर प्रेमाइज एंड की टर्मिनोलॉजी। एग्जांपल क्रिस्टल और प्लेस थ्योरी, वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन। मतलब बेसिकली आप थ्योरी लिखोगे, उसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है, ढंग से समझना है। उसके अलावा अगर एक्सप्लेनेशन में कोई ऐसी चीज़ है जो आप बार बार मिस कर रहे हो, वो आपको एक पॉइंट लिख देना है। बाकी क्या लिखना है, कौन से ईयर में आई थी, क्या उसने स्टेटमेंट यदि कोई है उस थ्योरी से रिलेटेड तो वो स्टेटमेंट देना है आपको, और की टर्मिनोलॉजी जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उसके अंदर वो देना है, और क्या प्रेमाइज था उसके कि किसके अराउंड जो है वो थ्योरी रिवॉल्व कर रही है। बस जैसे आप क्रिस्टल और प्लेस थ्योरी लिख रहे हो, आधे पेज के अंदर आपकी पूरी क्रिस्टल और प्लेस थ्योरी खत्म। वेबर इंडस्ट्रियल लोकेशन लिख रहे हो तो आधे पेज के अंदर आपका वेबर मॉडल खत्म। देन ओशिनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर क्या फैक्ट्स होते हैं, जैसे ओशन करंट्स, कौन कौन से करंट हैं, वार्म है, कोल्ड है, इसको आप एक साइड वार्म करंट्स लिख लिए, एक साइड कोल्ड करंट्स लिख लिए। फिर अलग अलग टेबल बना दोगे, एक टेबल आपने बनाई पैसिफिक ओशन की, एक टेबल आपने बनाई इंडियन ओशन की, एक टेबल आपने बनाई अटलांटिक ओशन की, 3 टेबल में दो दो कॉलम्स में आपके सारे जो हॉट एंड कोल्ड करंट्स हैं वो आ जाएंगे, है ना। इस तरह से बना सकते हो। लोकल विंड्स हो गए आपके, लोकल विंड्स में भी अगेन सेम चीज़ आप कर सकते हो, हॉट विंड्स, कोल्ड विंड्स, एक आपने यूरोप की बना दी, एक आपने अफ्रीका की टेबल बना दी, एक आपने एशिया की टेबल बना दी, एक आपने अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की, एक साउथ अमेरिका की। इस तरह से जो है आप रीजन वाइज जो है टेबल बना सकते हो। इसका दूसरा तरीका मैपिंग भी होता है, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव वे कि आप अपने नोट्स के अंदर उसको नोट डाउन करके रख सकते हो। नेक्स्ट एक तरीका होता है यूटिलाइज विजुअल एंड स्पेशियल नोट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि आपको जो विजुअल नोट्स हैं आपके, स्पेशियल नोट्स जो आपके होते हैं, उसको सबसे ज़्यादा यूटिलाइज आपको करना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल नोट्स? स्पेशल मतलब क्या हो गया आपका स्पेस, और स्पेस का मतलब हो गया सिंपली मैप्स। तो आपके जो भी मैप्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ओशन करंट्स, आपके विंड्स हो गए, लोकल विंड्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं जब आप उसको बहुत अच्छे तरह से मैपिंग करना सीख जाओगे, उसकी मैप पे जो खाली पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड जो आता है ना, जिसमें कोई कंट्रीज का मार्केशन नहीं है, सिर्फ कॉन्टिनेंट्स का बाउंड्रीज मार्क करी हुई है, तो उसके अंदर जब आप इन सारी चीज़ों को मार्क कर लोगे ढंग से, तो आपको वो जो मैप है वो रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ज्योग्राफी इनहेरेंटली स्पेशल सब्जेक्ट, टेक्स्ट हेवी नोट्स विल स्लो यू डाउन। बार बार टेक्स्ट लिखोगे उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। पैराग्राफ्स को विजुअल रिप्रेजेंटेशन से रिप्लेस करो जहां जहां पॉसिबल है। जहां मैप बना सकते हो मैप बनाओ, डायग्राम बना के, यदि कुछ ऐसे फ्लो चार्ट बना के आपको कुछ निकल के आ रहा है, फ्लो चार्ट बनाओ।
बी क्रिएटिव, मतलब सिंपल सिंपल आप पैराग्राफ नहीं लिखना है ना, जितना शॉर्ट करोगे आप पैराग्राफ लिखोगे आपका एक पेज में कवर हो रहा है, आपने कुछ डायग्राम बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, आपका आधा पेज में वो टॉपिक निपट गया। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर नोट्स, है ना। फ्लो चार्ट्स आपने बना दिए, ब्लैंक मैप्स आप यूज कर सकते हो, जो या तो प्रिंट आउट ले लो या फिर आउटलाइन मैप्स जो है 1-1 रुपए के बाजार में भी मिलते हैं, उसका एक पूरा बंडल खरीद लाओ एंड कीप प्रैक्टिसिंग अंटिल यू रीच योर फाइनल डेस्टिनेशन। और फिर एक होता है डायग्राम्स, डायग्राम्स भी हर चीज़ के बनाए जा सकते हैं। स्केच आउट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल्स, जैसे इस तरह का जो होता है ना कि आपके ये आपके ट्रेड विंड्स हो गए, देन आपके ऊपर विंड्स हो गए, इस तरह से वॉकर सर्कुलेशन वगैरह का जो सर्किल वाले डायग्राम्स होते हैं। तो इस तरह से आप जो है हर चीज़ का डायग्राम जहाँ जहाँ बन सकता है वहाँ पे बनाओ। लेबलिंग उसको कर दोगे तो वो आपका बहुत फास्ट हो जाएगा, और उसको रिवाइज करना, अब फिर आपको ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने उसी डायरेक्शन में जो है मैप बना दिया, राइट। तो आपको सिर्फ नेम करना है कि दीज आर ट्रेड विंड्स, उसका डायरेक्शन क्या है, फ्लो कैसा है, किसके साथ वो बन रहा है, वो एक्सप्लेनेशन आपको डायग्राम से ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो आपका टेक्स्ट बचेगा और टाइम भी बहुत सारा जो है वो यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो है द कीवर्ड, ये कीवर्ड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रिगर टेक्निक। जो कीवर्ड्स होते हैं, आप किसी भी थ्योरी को देखोगे, आप कोई भी ऐसी चीज पढ़ोगे जो एक फैक्चुअल है, जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एक थ्योरी है, तो उस थ्योरी के अंदर आपको पढ़ते टाइम एक नजर आएगा कि यार यदि मेरे को ये एक वर्ड क्लिक हो जाए ना दिमाग में, तो मेरे पूरी थ्योरी जो है वो चेन बाय चेन चेन बाय चेन चलती चली जाएगी। बट अगर वो कीवर्ड आप एक ट्रिक या क्लिक नहीं हुआ दिमाग में, तो हो सकता है कि आप उसके अंदर कंफ्यूज इतना ज्यादा हो जाओ कि आपको आती साती चीज भी आप गलत कर रहे हो, राइट। तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं हर थ्योरी के, हर कॉन्सेप्ट के, वो आपके नोट्स में होने चाहिए, और उन कीवर्ड्स को आपको एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ के एक बार जरूर जाना है। आप यकीन मानिए कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद। तो शॉर्ट नोट शुड नॉट कंटेन full sentences, use keyword and trigger phrases that instantly recall the broader concept in your mind. Instead of writing, ये example दिया हुआ है देखो, Halford Mackinder proposed the Heartland theory in 1904 which suggested that whoever controls the Eastern Europe controls the Heartland। ये लाइन आपको एज इट इज बुक्स के अंदर मिलेगी, आप जो भी बुक पढ़ रहे हो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की उसमें मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अंडरलाइन करोगे, बट जब आप नोट्स बनाओगे, एक तो होता है ये तरीका, इसको लिखने की जगह पूरा की पूरा सिंपल इतना सा लिख दो, मैकेंडर 1904 में दिया था, हैफोल्ड मैकेंडर की जरूरत नहीं, सिर्फ मैकेंडर लिखो। इसने क्या दिया था, हार्टलैंड थ्योरी दी थी, और हार्टलैंड थ्योरी में क्या लिखा था, अब ये जो स्टेटमेंट है, हु रूल्स द यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, बस एक लाइन लिख दोगे आपको पूरा याद आ जाएगा कि भाई ईस्ट यूरोप को यूज करेगा, हार्टलैंड को यूज करेगा, हार्टलैंड को जो रूल कर रहा है वो वर्ल्ड आइलैंड को रूल करेगा, और जो वर्ल्ड आइलैंड को रूल कर रहा है वो पूरे विश्व पे जो है वो कंट्रोल करेगा, है ना। सिंपल एक चीज से आप जो है पूरी थ्योरी को कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ये पूरी लाइन लिखने की जगह 3-4 वर्ड्स आपने लिखे, एक लाइन लिखी, एंड योर एंटायर कॉन्सेप्ट गॉट समराइज्ड इनटू वन लाइन। नेक्स्ट होता है कि आइसोलेट करो आपका डायनामिक और करंट डेटा को, जैसे कि यूनिट नंबर 10 जो है ज्योग्राफी की, एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड heavily relies on dynamic data, create a separate concise section specifically। मतलब जिसके अंदर डेटा आ रहा है और वो डेटा ऐसा कि जो करंट से रिलेटेड है ना, जो चेंज हो रहा है, डायनामिक नेचर का है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग जो है वो सेक्शन बना के रखो, ताकि इन केस जैसे आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, बट फॉर एग्जाम्पल कोई नया डेटा आ जाता है जस्ट 10 डेज बिफोर या 15 डेज या 1 मंथ बिफोर द एग्जाम, अब आपने तो याद कर लिया जो पहले से चल रहा था, राइट। अब वो डेटा तो आपने याद कर लिया, बट अगर आप उसको अलग सेक्शन में रखोगे, इन केस कुछ अपडेशन होता है ना, तो उसी के अंदर हाथ के हाथ उसको अपडेट कर लिया, या फिर उसकी जगह दूसरा डेटा जो है वो लगा देंगे, है ना। तो लेटेस्ट सेंसस डेटा, जैसे कि लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, इंडिया के अंदर तो अभी चेंज नहीं हो रहा है, बट अभी आप सभी लोग मालूम है कि जो जनगणना 2025 वाली है वो चल रही है बहुत तेजी से, उसका डेटा जो है हो सकता है 26 एंड 27 तक वो आ जाए। तो जब तक नहीं आ रहा है तब तक तो हमें 2011 का ही पढ़ना है, बट ये किसी भी समय पे आ सकता है। तो यदि आप आगे की तैयारी कर रहे हो तो इन चीज़ों के लिए भी जो है लेटेस्ट सेंसस डेटा। अच्छा, ये मैं होगी बात इंडिया की कर रहा हूँ, जब आप वर्ल्ड लेवल पे बात करते हो तो वर्ल्ड लेवल पे तो ये अलग अलग जगह से अलग अलग डेटा आता ही रहता है, हर 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अपडेशंस निकलते हैं। तो इस चीज़ को सेक्शन अलग से बना के रखो, लेटेस्ट वाला जो भी डेटा आपको जहाँ से भी मिलता है उसको आपने नोट्स में डालना है। और टॉप रैंकिंग स्टेट्स कंट्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ये जो होती है रैंकिंग्स जो होती हैं, स्टेट्स की रैंकिंग होती है, इंडिया का नीति आयोग देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देता है, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ से डेटा निकलता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इसके स्टेट्स की ऑर्डर, कंट्रीज की ऑर्डर, जब आप वर्ल्ड लेवल पे एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, इंडस्ट्रियल पढ़ रहे हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें जो रैंकिंग होती है वो भी
दो तो तीन तीन, मतलब 3 से 5 जो आपकी होती हैं उसको भी आप जो है अलग से बना सकते हो। या फिर सिंपल इसको तो ये कर सकते हो कि जब भी आप फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो एग्रीकल्चर में अगर आपने क्रॉप्स पढ़ा वीट, तो वीट के बारे में जब भी आप लिखोगे एग्रीकल्चर रीजन्स लिखोगे, साथ ही साथ वहीं पे लिख दो टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड टॉप 5। और जैसे जब आप मिनरल्स का पढ़ रहे हो, टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और टॉप 5 रिजर्व स्टेट्स, है ना, दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो उस हिसाब से आप नोट्स को कंबाइन वहाँ पे कर सकते हो। बट ये जो फैक्ट्स हैं आपके नोट्स में जरूर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है। recent geographic events और मेजर एनवायरमेंटल समिट्स या प्रोटोकॉल्स, एग्जांपल कॉप मीटिंग्स, ये जो चीजें हैं ये डेफिनेटली आपकी यूनिट नंबर 3 जो है आपका एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, यूनिट नंबर 4 सॉरी, उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं आपके सिलेबस में। न्यूज में अगर आती है कोई चीज चल रही है करंट में, वहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ तो है ही, साथ साथ इसका इक्वली एडवांटेज जो है आपको पेपर 1 के अंदर भी मिलता है। तो इस तरह के नोट्स भी आपके बहुत जरूरी होते हैं जो आपके लेटेस्ट थोड़े बहुत करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, और साथ साथ में आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब चीजें आप खुद भी अपडेटेड रहते हो, प्लस आपके नोट्स भी रहते हैं, तो आपको एक अलग ही टाइप का जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। देन आपका आता है क्रिएट एन एरर लॉग फ्रॉम द मॉक टेस्ट। ये तो मैं आपको हर बार बोलता हुआ आ रहा हूँ, वही सेम चीज मैं इसमें भी बताऊंगा कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हो, कुछ रिवीजन आप करते हो, तो एक एरर लॉग बनाओ। एरर लॉग या फिर बुक ऑफ रॉन्ग्स, क्या बोल सकते हो उसको। बुक ऑफ रॉन्ग्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फैंसी वर्ड एरर लॉग लिख दिया है, या फिर इसको बुक ऑफ रॉन्ग्स भी बोल सकते हो, है ना। तो अब ये क्या चीज़ है, बेसिकली जब भी आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो, जब भी आप किसी चीज़ क्वेश्चन पेपर की मॉक की प्रैक्टिस करते हो, तो उसके अंदर आपके जो भी स्कोर आ रहा है, इवन इफ यू आर स्कोरिंग 200, आपको 200 स्कोर कर रहे हो और आपको 220 230 तक पहुंचना है, तो 200 नंबर यदि आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके 100 ही क्वेश्चन सही है, 50 क्वेश्चन अभी भी गलत है। तो उन 50 में से कौन से क्वेश्चन है, कौन सी यूनिट से गलत हो रहे हैं, है ना, उसके ऊपर जो है वो फोकस करना बहुत जरूरी होता है कि गलत कहाँ से हो रहे हैं। ये चीज कब होती है, जब आपने एक बार सिलेबस कर लिया, नाउ यू वांट टू ब्रश अप योर स्किल्स, कि भाई यार मैं पढ़ लिया है बट अब मेरे को मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो वो मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे, ये अगर आपके पास हैंडी होगा, ये डेटा अगर आपके पास होगा, इस डेटा को यूज करके आप एकदम टारगेटेड एफर्ट्स मारोगे, बिल्कुल जो पढ़ने की जरूरत है आप सीधा वो पढ़ोगे, आपके मार्क्स 100% इंप्रूव होंगे। तो एज यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट, यू विल इनएविटेबली गेट सर्टेन फैक्चुअल क्वेश्चंस रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत होंगे ही होंगे। उन गलत को एक लॉग बना लो, एक बुक बनाओ या एक सेक्शन बना लो अपने रजिस्टर के अंदर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप उनको मेंशन करते जाओगे। हर वीक के अंदर उसमें आप देखो कि यार क्या चीजें हैं, क्या टॉपिक्स हैं, कौन सा फैक्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, उसको आपके जो मेन नोट्स हैं उसी टॉपिक पे जाके वहां पे हाईलाइट करके उसको लिख डालो, ताकि आप जब रिवाइजन करोगे अपने नोट्स का, तो आप उस टॉपिक को तो एक बार जरूर से ध्यान में दोगे, और वो अगर एग्जाम में रिपीट होता है, आपका कोई चांस नहीं है कि वो गलत हो जाएगा, है ना। इसी तरह की अगर आप सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करते रहोगे, वन क्वेश्चन एट अ टाइम, वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एक वीक में एक क्वेश्चन बढ़ाओगे, एक वीक में एक क्वेश्चन बढ़ाओगे, करते 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 आप एग्जाम तक आराम से 200 नंबर पे अगर आप हो तो 220 230 तक आराम से टच करोगे, राइट। और इवन इफ आप 150 नंबर पे भी हो तो 150 से आप 200 तक भी बहुत इजीली पहुंच सकते हो, ये एक्सरसाइज अगर आपने सॉल्व कर ली तो। बट इससे पहले जरूरी क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल, मतलब बेसिकली जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना, वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। एक बार आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट गो थ्रू किया होना चाहिए। उसके साथ साथ आप जो भी आप करते जा रहे हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक यूनिट आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई, सारे फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए, अब आपने उसका मॉक टेस्ट लगाया उस पर्टिकुलर यूनिट का, फिर उसमें से जो गलत हुए वो आपने एरर लॉग में डाल दिए, फिर आप सेकंड यूनिट पे कर रहे हो, थर्ड यूनिट पे कर रहे हो, तो ये साथ साथ भी कर सकते हो। एंड देन आप जब फुल लेंथ मॉक लगाने लगोगे तब भी ये चीज आप कर सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन देखनी है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है, एंड देन यू कैन डिसाइड कि यार मेरे लिए ये सही है या ये सही नहीं है। करेक्ट, ठीक है। तो अब आप लोग जो है नोट्स बनाना सीख चुके हैं, आई थिंक होपफुली आपको समझ में आया होगा कि जो मैं कहना चाह रहा था, किस तरह से जो है नोट्स बनाए जाते हैं, और किस तरह से आप अपने बड़े से सिलेबस को, जो आपके 10 यूनिट है, 10 यूनिट का मतलब हो गया लगभग लगभग 20-25 किताबें, तो उन 20-25 किताबों को एक 300-400 पेज के रजिस्टर के अंदर यदि समेटना है, तो कैसे समेट सकते हो, ये जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, इन सबको अगर आप यूज करोगे, आपके डेफिनेटली कंसोलिडेशन भी होगा और आपके मार्क्स जो है वो भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और
मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।